हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बात करेंगे 10 के दम की श्रृंखला की जो लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। 10 के दम की श्रृंखला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेली 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमें क्या करेंगे और उसे आगे करेंगे, क्योंकि डेली 10 क्वेश्चन यानी एक निश्चित वे में हम चल रहे हैं कि हमें डेली इतना करना ही करना है। जैसे निश्चित होता है कि हमें 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए निश्चित है कि हम कोई भी एग्जाम दें होम साइंस का, बट हम डेली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो तैयारी है उसमें और अधिक क्या करता है, और अधिक उस तैयारी को मजबूत करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन कोड, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि अपनी हार मानी में नहीं है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि तुम जहां होंगे सिंहासन वहां होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, जो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला का है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, बालिकाओं की किस अवस्था का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, जो आज तक सरकार कोशिश में है मगर हो नहीं सका। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी जब तक पॉसिबल नहीं होगा, जब तक कि बालिकाएं खुद उसके लिए तैयार ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। तो पहला है शिक्षा समस्या का, दूसरा है स्वास्थ्य समस्या का, तीसरा है आवास समस्या का, और चौथा है यौन उत्पीड़न का। यहाँ पे बता दें, ये मुद्दा यानी ये जो टॉपिक कहें या फिर कहें, ये क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि ये जो समस्या है, आपको पता है कि ये यौन उत्पीड़न समस्या है वो आज भी भारत में है, पहले भी थी। भारत के अन्य देशों में भी इसी तरह बरकरार है सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी। तो ये यौन उत्पीड़न समस्या से जब हम लोग बाहर निकल सकते हैं, जब हम खुद निकलना चाहें। क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि 99% अगर बंदा खुद निकलना चाहे, पूरी पावर लगा दे, तभी वो निकल सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये गंदगी आपको धकेलती ही जाती है नीचे गर्त में, यानी आपको इसमें गर्त में धकेलता ही जाता है अगर कोई इसमें फंस जाता है। तो ये समस्याएं कभी कभी तो लालचवश, कभी कभी धोखेवश, कभी कभी किसी मतलब इतने इसके मुद्दे हैं इस समस्या के उत्पन्न होने के, कि जिन मुद्दों पर अगर काम किया जाए तो पूरा के पूरा यानी कई साल लग जाएंगे व्यक्ति को इन मुद्दों पर काम करते। तो चलिए इन मुद्दों की बात नहीं करते, बट जो ये है मैंने देखा है कि मतलब अपनी लाइफ में इतना प्रैक्टिकल किया है कि ये यौन उत्पीड़न समस्या जिस व्यक्ति को अपने साथ कम करनी है, उसे खुद ही इस पर लड़ना होता है। अदरवाइज संसार की कोई भी ताकत इस समस्या से आपको बचा नहीं सकती, या आपको क्या कर सकती है इस समस्या से। मतलब कितने भी रूल्स रेगुलेशन बन जाएं, बट क्या है, लड़ना उसी व्यक्ति को पड़ता है जिसके साथ ये समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि कई बार तो क्या है कि रिश्तों में ही ये समस्या हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लिया है मैंने, बट इसीलिए लिया है कि क्या है, ये समस्या क्या है, बहुत मतलब सेंसिटिव है, बहुत सोचने वाली समस्या है, और इसका पूर्ण निदान आज तक ना हो पाया है, ना मुझे आने टाइम में पूर्ण निदान नज़र आता है। यह भी हो सकता है जब 99% खुद ही कोशिश करता है। ठीक है, कितने भी नियम बना दीजिए, बट लड़ना उसी को पड़ता है। तो ऐसे ही सेम आपको क्या है, अपनी जंग लड़नी है, समस्याएं कितनी भी हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यौन उत्पीड़न समस्या। अगर बात करें 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्न से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे बाल विवाह अधिनियम को समझिए क्या है कि इसमें जो निश्चित आयु है, जैसे अभी 21 वर्ष कर दी गई है लड़कियों की, उस आयु से पहले विवाह होता है तो वो बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे बाल विवाह निरोधक अधिनियम पहले क्या था, 10 साल के हुए कि तुरंत विवाह हो जाता था लड़कियों को, क्योंकि उनकी परवरिश कौन करेगा, उन्हें पढ़ाएगा कौन, और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी हिफाजत कौन करेगा, सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें यौन उत्पीड़न से कौन बचाएगा। तो इस वजह से इस समस्या से निजात के लिए क्या करते थे, जिसके घर में भी लड़की होती थी वो दिन जल्दी ही शादियाँ कर देते थे। थोड़ी सुनने में हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो, अटपटा लग रहा हो, पर इसके 2 ही रीजन थे। क्योंकि यह क्या था कि एक तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, दूसरा उनकी परवरिश पर खर्चा कौन करेगा। क्योंकि जाना उन्हें, कहावत कही जाती थी कि जाना उन्हें दूसरे घर है।
ठीक है, तो इसलिए थोड़े से उनको लेकर आज भी यही मानसिकता बनी हुई है, तो इसीलिए इतने नियम, इतने कानून बनाए जाते हैं और बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुधार की आवश्यकता होती रहती है। और मैंने कहा ना, सुधार व्यक्ति को क्या है, अपने में ही लड़की करना पड़ रहा है आज भी। 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्न से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? आपको बता दें कि इन्हें पुनर्जागरण का उग्रदूत कहा जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है। राजा राममोहन राय ने भी क्या है, बहुत काम किए हैं, क्योंकि इनकी भाभी को सती हो मतलब सती प्रथा का अंत भी किसने किया? राजा राममोहन राय। सती प्रथा क्या थी कि जैसे किसी का हस्बैंड मर गया या किसी का पति मर गया तो उसको भी उसी के साथ मार दिया जाता था। इस तरह से उसको नाम दे दिया था सती प्रथा, क्योंकि ढोल नगाड़े पीटे जाते थे और अग्नि उसी चिता पर उसको बैठा दिया जाता था मुर्दे के साथ, जली मतलब जिंदा औरत को। तो जब आपके शरीर का एक एक अंग जलता है तो जिंदा में तो आपकी कैसी चीखें निकलती हैं, उन चीखों को दबाने के लिए ढोल नगाड़े पीट दिए जाते थे। हर चीज़ का लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कभी ढोल नगाड़े भी नहीं बजते हैं। तो उन ढोल नगाड़ों से क्या था कि उनकी चीखें मानव हृदय तक ना पहुँचे, किसी का हृदय क्या हो, मतलब पिघले ना। मगर राजा राममोहन राय ने ऐसी स्थिति अपनी भाभी की देखी तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और तभी से उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका अदा की और हमारे बीच समाज सुधारक या हमारे समाज के बीच एक समाज सुधारक तथा आधुनिक अग्रदूत कहकर संबोधित हुए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किसने अधिनियम पारित हुआ। तो कभी कभी राजा राममोहन भी आपको जब शारदा नाम मिले तो आप राजा राममोहन करके आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे शारदा विलास अधिनियम, शारदा विलास मतलब हर विलास शारदा है, तो आप सभी जानते हैं या हम सब जानते हैं कि शारदा विलास अधिनियम पारित हुआ था 1929 में, ठीक है। तो ये क्या था, ये भी समाज सुधार की भूमिका अदा कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा हरविलास शारदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग का पूर्व अभ्यास किस वस्त्र पर किया जाता है? तो पहला है रेशमी वस्त्र, दूसरा है कागज पर और तीसरा ऑप्शन है मिंटल क्लॉथ पर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कागज पर किया जाता है, क्योंकि इसने कहा है पूर्व अभ्यास, यानी हम पहले कागज पर ड्राफ्टिंग करते हैं, उसी ड्राफ्टिंग को हम पेपर पर रखकर काट देते हैं। जो उपभोक्ता अपना अहित नहीं होने देते व शोषण होने का आवाज उठाते हैं कहलाते हैं शिक्षित उपभोक्ता, धनी उपभोक्ता, सचेत उपभोक्ता। सचेत उपभोक्ता तो वो कह लेते हैं अवेयर होती है उनके अंदर, सचेत उपभोक्ता कहलाते हैं, अवेयर कंज्यूमर कहलाते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। तो भाई बच्चा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कहाँ डेवलप हो रहा है, उसके जो भी उसको वातावरण मिल रहा है वहाँ पे उसका मानसिक स्वास्थ्य डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे जो 98 का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर, क्योंकि वो देखता है उससे उसकी मानसिकता बनती जाती है। चेचक रोग फैलता है विषाणु में, प्रोटोजोआ से, जीवाणु में, सभी से। तो यहाँ पे चेचक रोग जो है विषाणु से फैलता है। हमने आपको जीवाणु यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग करा दें, जल्दी हम विषाणु से कराने वाले हैं आपको रोग, क्योंकि विषाणुओं से बहुत रोग फंसते हैं और जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से हम रोग कर चुके हैं कंप्लीट। क्रोमोसोम के अंदर बहुत छोटे छोटे अंश होते हैं जिन्हें कहते हैं, तो भाई क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे अंश होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है एटीपी, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र और डी ऑप्शन है एडीपी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, यानी गुणसूत्र कहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के श्वास नलिका की दीवारों में होती है सी के आकार की उपस्थिति, ओ के आकार की उपस्थिति, एल के आकार की उपस्थिति और ये सभी। तो मनुष्य जो है उसकी श्वास नलिका की दीवार में क्या होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी के आकार की उपस्थिति। एक अणु शर्करा से बनने वाले एटीपी की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी की संख्या अगर की बात की जाए तो एक अणु शर्करा है यहाँ पे, तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? 38 रहेगा। मस्तिष्क का सबसे निचला भाग कहलाता है सेरिबल, कार्टेक्स और मेडुला और सभी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वो क्या है? मेडुला रहेगा। जल्दी हम मस्तिष्क की संरचना को देखेंगे, चाहे हम पीडीएफ फॉर्मेट में देखें चाहे बोर्ड पर देखें। तो ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाएगा।
कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेमी, 15 से 20 सेमी, 25 से 23 सेमी और 10 से 5 सेमी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कितनी होनी चाहिए कपड़ा काटने की, तो यहाँ पे 20 से 25 सेमी होनी चाहिए, सेंटीमीटर होनी चाहिए। शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले पदार्थ हैं वसा, विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन। तो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण करने वाले पदार्थ हैं, तो वो हमारा है विटामिन। तो आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली 10 कदम। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।